हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास के अंदर हम गुर्जर प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहारों के विविध वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास। 6वीं शताब्दी के लगभग से राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र गुर्जरात्रा कहलाता था। अगर हम राजस्थान के नक्शे की बात करें तो राजस्थान के नक्शे के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, दक्षिणी पश्चिमी इलाका जो राजस्थान का है, ये वाला जो इलाका है, दक्षिणी पश्चिमी जो इलाका है, इस इलाके को 6वीं शताब्दी के अंदर गुर्जरात्रा प्रदेश कहा जाता था। यानी कि वर्तमान जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो तत्कालीन समय के अंदर गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था। जोधपुर उसके आसपास का क्षेत्र गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था। जोधपुर व अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से प्राप्त जो अभिलेख हैं उससे ज्ञात होता है कि गुर्जर और प्रतिहारों का अधिवास इस क्षेत्र में 6वीं सदी के लगभग मध्य में हो गया था। 6वीं शताब्दी के मध्य से ही जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का अधिवास प्रारंभ हो चुका था। अब हम बात करते हैं, यानी कि मारवाड़ जो है, या मारवाड़ जो वर्तमान मारवाड़ या जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। और इनकी शुरुआत कब से शुरू हो गई थी? 6वीं शताब्दी से ही यह एक उनकी शक्ति का केंद्र जो है उसमें केंद्र के रूप में उभरना प्रारंभ हो चुका था। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, इस शब्द का क्या मीनिंग है। गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिहार शब्द को इतिहासकार किस रूप में जानते हैं। तो इतिहासकार बताते हैं कि प्रतिहार शब्द कोई जाति सूचक या वर्ण सूचक शब्द नहीं है। जाति सूचक भी नहीं है और वर्ण सूचक भी नहीं है और किसी वंश का भी प्रतीक नहीं है। ठीक है ना, जाति सूचक या वर्ण सूचक नहीं है, बल्कि यह एक पद सूचक शब्द है। पद सूचक, क्योंकि राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार पर कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों को रखा जाता था राजा की रक्षा के लिए। जब राजा जहां बैठता था या राजा के महल के बाहर ऐसे व्यक्ति, उनका काम मुख्य होता था राजा की रक्षा करना। तो ऐसे लोगों को ही बाद में क्या कहा गया, क्योंकि इनका काम था रक्षा करना, इसलिए इनको कहा गया प्रतिहार कहा गया। तो यह कोई जाति या वर्ण सूचक शब्द नहीं है, बल्कि यह पद सूचक शब्द है। ठीक है, और इस शब्द की, ये शब्द जो है पद सूचक है, इसकी पुष्टि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, राजपूताने का इतिहास, उसकी पृष्ठ संख्या 165 पर उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि प्रतिहार कोई जाति या वर्ण सूचक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक पद सूचक शब्द है। और राजा के बैठने के स्थान और महल के द्वार पर कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों को राजा की रक्षा के लिए रखा जाता था, उन्हीं को प्रतिहार कहा जाता था। इन प्रतिहारों ने हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कोई राजनीतिक शून्यता आ गई थी पूरे भारतवर्ष के अंदर। छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो रहे थे और उस छोटे छोटे राज्यों की वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से बहुत ज़्यादा सिंध से मुस्लिमों के आक्रमण हो रहे थे, अरब से अरबों के आक्रमण हो रहे थे। तो सिंध और अरब से जो आक्रमण हो रहे थे भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में, उन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भारत के लिए
रक्षक का काम किया, एक प्रकार से द्वारपाल का काम किया है इन्होंने, इसीलिए इनको प्रतिहार कहा जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और सिंध और अरबों के आक्रमणों को विफल किया। और ये मात्र रक्षक ही नहीं थे बल्कि इन्होंने साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी और धर्मालु भी थे। ये साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी और धर्मालु भी थे, इसलिए इनके समय में सांस्कृतिक उन्नति भी हुई। ठीक है, तो प्रतिहार मूल रूप से राजा के बहुत करीबी होते थे, राजा के रक्षा करने वाले होते थे महल के बाहर या उसके बैठने के स्थान पर। धीरे धीरे उनके हाथ में शक्ति आ जाती है और हर्षवर्धन के पश्चात में जो राजनीतिक अराजकता फैली उस दौरान उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाती है और उस राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद में इन्होंने लंबे समय तक भारत के लिए उत्तर पश्चिमी के द्वारपाल के रूप में काम किया। यहाँ से सिंध से और अरबों से जो आक्रमणकारी आते थे, अरब से जो आक्रमणकारी आते थे उनके आक्रमण को विफल किया और उनके कार्य के अंदर सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति हुई और यह शब्द गुर्जर प्रतिहार राजाओं के साथ में परमानेंटली जुड़ गया क्योंकि ये पहले प्रतिहार के रूप में काम करते थे। अब हम बात करते हैं कि गुर्जर शब्द कैसे आया। इस संबंध में इतिहासकारों के मत विभाजित हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह गुर्जर शब्द गुर्जर जाति के वंशज होने के कारण आया है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि ये राजा गुर्जरात्रा प्रदेश के अंदर, गुर्जरात्रा क्षेत्र के अंदर शासन करते थे और गुर्जरात्रा क्षेत्र में शासन करने के कारण इनको गुर्जर कहा गया। और कुछ लोगों का ये मानना है कि गुर्जर जाति के होने की वजह से इनको गुर्जर कहा जाता है। तो इस संबंध में जो इतिहासकारों के मत विभाजित है मैंने आपको बता दिया। कुछ इसको गुर्जर जाति से गुर्जर शब्द की उत्पत्ति मानते हैं तो कुछ गुर्जर क्षेत्र के निवासी होने के कारण या गुर्जर क्षेत्र पर शासन करने के कारण जो है उनको इनके साथ में गुर्जर शब्द जुड़ गया। आगे देखते हैं कि वो कौन से ऐतिहासिक स्रोत है जो गुर्जरों को गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का या गुर्जर जाति का, ये गुर्जर और गुर्जर शब्द अपभ्रंश हैं। प्रारंभ में यही शब्द प्रचलित था, बाद में गुर्जर हो गया है। ठीक है, तो वो कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं जो गुर्जरों को गुर्जर जाति का होने का बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गुर्जर जाति के ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के गुर्जर जाति का होने के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। उसमें अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र अपन को मिलते हैं। अभिलेखों के अंदर दो अभिलेख हैं मूल रूप से, एक है गोहरवा का अभिलेख जो चेदी राजा कर्ण का है और राजोगढ़ का अभिलेख जो मंथन देव का है। ठीक है, गोरवा का अभिलेख और राजोगढ़ का अभिलेख। फिर शिलालेखों के अंदर हम देखें तो राधनपुर, देवली, नीलगुंड, कराहड़ के शिलालेख, राधनपुर, देवली, नीलगुंड और कराहड़ के शिलालेख और सिरूट का शिलालेख, खुजराहो का शिलालेख जो चंदेल धंग का है। इसके अलावा ताम्रपत्रों की बात करें तो बड़ौदा राज्य का ताम्रपत्र, सज्जन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र जो कर्कराज का है और सज्जन ताम्रपत्र जो अमोघ वर्ष का है। ये सारे स्रोत ये प्रमाणित करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुर्जर जाति के थे। तो अब परीक्षा के अंदर इसमें से कई बार इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि वो कौन से शिलालेख है जो गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का होने का प्रमाणित करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन में दिए हुए थे और आपको उपरोक्त सभी टिक करना था। राधनपुर, देवली, नीलगुंड, कराहड़ शिलालेख। ठीक है, तो कौन से अभिलेख हैं? गोहरवा का अभिलेख, राजोगढ़ का अभिलेख। फिर अगर हम शिलालेखों की बात करें तो राधनपुर, देवली, नीलगुंड, कराहड़ के शिलालेख, सिरूट का शिलालेख, खुजराहो का शिलालेख। ताम्रपत्रों की बात करें तो बड़ौदा का ताम्रपत्र और सज्जन का ताम्रपत्र। नेक्स्ट है अब हम देख रहे हैं ऐसे साहित्यिक स्रोत जिसमें
गुर्जर जाति और क्षेत्र, गुर्जर जाति, क्षेत्र और राजा, गुर्जर राजा, तीनों प्रकार के जो है उल्लेख मिलते हैं। कहीं पर गुर्जर जाति का, कहीं पे गुर्जर क्षेत्र का और गुर्जर राजा का भी उल्लेख मिलता है। तो ये जो स्रोत है, ये जो साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, इसमें आपको गुर्जर जाति, राजा और क्षेत्र ये मिक्स में मिलेंगे। किसी में जाति मिलेगी, किसी में गुर्जर क्षेत्र का भी उल्लेख होगा, किसी में जाति और क्षेत्र दोनों का उल्लेख है, कहीं गुर्जर राजा का भी उल्लेख है। तो सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। उद्योतन सूरी के द्वारा रचित जो कुवलेमाला ग्रंथ है, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलेमाला नामक ग्रंथ लिखा गया और उद्योतन सूरी जालोर के वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे उद्योतन सूरी, जिन्होंने कुवलेमाला नामक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर वत्सराज के राज्य को गुर्जर देश कहा है। वत्सराज का जो राज्य है उसको गुर्जर देश, और उन्होंने ये गुर्जर देश कहा है और कहा, और इसका आगे लिखते हैं कि यहाँ इस गुर्जर देश के अंदर गुर्जर जाति का जो है वो बाहुल्य था, या गुर्जर जाति का प्रभाव था। जाति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जाति कौन सी थी? गुर्जर जाति थी, ऐसा कुवलेमाला में लिखा हुआ है। उसी प्रकार हरिवंश पुराण, जो कि जीन सेन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है, इन्होंने अवंती, उज्जैन, अवंती मतलब उज्जैन, अवंती के नरेश वत्सराज का उल्लेख किया है, ठीक है, राजा का उल्लेख किया, ठीक है। उसी प्रकार राज तरंगिणी, जो कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ है, कश्मीर के इतिहास पर बेस्ड ग्रंथ है, और इसमें मिहिर भोज का उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार पंप भारत, पंप भारत जिसका नाम है, जिसका अन्य नाम है विक्रमार्जुन विजय, यह रचना कन्नड़ कवि पंप की रचना है। पंप, कन्नड़ कवि का नाम है पंप। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? पंप भारत, जिसका नाम है विक्रमार्जुन विजय, अन्य नाम। इस पुस्तक के अंदर कन्नौज के राजा महिपाल को गुर्जर राजा कहा है। कन्नौज के शासक, जो गुर्जर प्रतिहार शासक है, उस शासक को गुर्जर राजा कहा है। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हर्ष चरित्र, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर हर्ष चरित्र, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में गुर्जर शब्द का उल्लेख जाति के रूप में भी हुआ है, राज्य के रूप में भी हुआ है, और राजा, तीनों हेतु प्रयुक्त हुआ है। जाति, राज्य और राजा। ये प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सा निम्न में से ग्रंथ है जिसके अंदर जाति, राज्य और राजा तीनों हेतु गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो हर्ष चरित्र नामक पुस्तक जो बाण भट्ट द्वारा लिखी है, इसमें उल्लेख हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अरबी इतिहासकार। बहुत सारे अरबी इतिहासकार गुर्जर प्रतिहारों के काल के अंदर आए, और अरबी इतिहासकारों के द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासकों को जुर्ज या जुज्र कहा है। परीक्षा का प्रश्न है, बहुत कई बार पूछा जा सकता है कि अरबी यात्री गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहते थे? जुर्ज या जुज्र कहा करते थे। और मुख्य रूप से कौन कौन से अरबी यात्री आए? अल मसूदी, सुलेमान, अल इदरसी और अल बरूनी। अल मसूदी, सुलेमान, अल इदरसी और अल बरूनी। इसमें अल मसूदी ने तो गुर्जर प्रतिहारों की जो उपाधि थी, आदि वराह नामक उपाधि का भी उल्लेख किया है। इन्होंने इन विदेशी अरबी यात्रियों ने इसमें आए और इन्होंने यहाँ के शासन को देखा। इसमें से अल मसूदी ने तो अपने ग्रंथों के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की उपाधि का भी उल्लेख किया है, और वो है वराह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरबी इतिहासकार अलबिला धूरी का। ये अरबी इतिहासकार है अलबिला धूरी नाम है इसका, और इसने ग्रंथ लिखा है फुतुहुल बुल्दान। अरबी इतिहासकार अलबिला धूरी ने फुतुहुल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा है, और इसमें
गुर्जर राज्यों का जिक्र किया है। सभी गुर्जर राज्यों का जिक्र किया है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है फुतुहुल बुल्दान में कि जब 725 से 26 के बीच में अरब आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, तो इसमें सभी गुर्जर राज्य मतलब कौन कौन से गुर्जर राज्य? अलजूर्ज, मंडोर, बसंतगढ़, भीनमाल, वल्मी, भड़ौच, नांदीपुर, उज्जैन, ये सभी राज्य जो है वो शिकार हुए थे या प्रभावित हुए थे अरब आक्रमण के समय। ऐसा कौन कह रहे हैं? अलबिला धुरी। किस में कह रहे हैं? फुतुहुल बुल्दान नामक पुस्तक में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेनसांग के बारे में। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत आया था और इसने एक ग्रंथ लिखा था सीयू की। जब यह वेनसांग जब भारत आया था तो उस दौरान यह घूमते हुए अब गुर्जर प्रतिहारों के राज्य के अंदर आया, तो उसने गुर्जर राज्य का वर्णन जो है उसको कुचिलो नाम से संबोधित किया है। गुर्जर राज्य को वेनसांग ने किस नाम से संबोधित किया है? कुचिलो नाम से संबोधित किया है और इस गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल बताई है और भीनमाल को अपनी पुस्तक में पीलो मोलो नाम से संबोधित किया है। भीनमाल को पीलो मोलो नाम से संबोधित किया है। तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, सीयू की ग्रंथ लिखा, उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो मतलब गुर्जर कहा है, गुर्जर राज्य को कुचिलो कहा है और उसकी राजधानी क्या थी? भीनमाल, और भीनमाल को उसने पीलो मोलो कहा है। वेनसांग ने भी गुर्जर शब्द का प्रयोग जाति के संदर्भ में नहीं किया है, बल्कि उसके गुर्जर शब्द का अभिप्राय भी राज्य या देश है। वो जाति, गुर्जर शब्द का अर्थ कोई जाति से नहीं लेता है, बल्कि किससे लेता है? देश से लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म स्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रह्मगुप्त जो खुद भीनमाल के थे और यह भीनमाल के चावड़ा गुर्जर, भीनमाल के अंदर गुर्जरों की एक शाखा थी जिसका नाम था चावड़ा गुर्जर। गुर्जरों की एक शाखा ने शासन किया था, उसका नाम था चावड़ा गुर्जर। तो चावड़ा वंश के गुर्जर कहाँ थे? भीनमाल में। और चावड़ा चावड़ा गुर्जर वंश के जो गुर्जर थे उनके एक राजा का नाम था व्याघ्रमुख। उसके व्याघ्रमुख के दरबारी कवि थे ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फोट सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने गुर्जर शब्द का प्रयोग राजा के लिए भी किया है और गुर्जर शब्द का प्रयोग जाति के लिए भी किया है। गुर्जर शब्द का प्रयोग जाति के लिए भी किया है और राजा के लिए भी किया है ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा जिनकी पुस्तक है राजस्थान थ्रू दी एजेस, ये इनकी पुस्तक है और इन्होंने कहा है कि गुर्जरों द्वारा रक्षित प्रदेश, गुर्जरों के द्वारा रक्षा किया हुआ प्रदेश या गुर्जर राज्य क्षेत्र ही क्या कहलाता था? गुर्जरात्रा कहलाता था। वर्तमान गुजरात भी गुर्जरात्रा में शामिल था। वर्तमान जो गुजरात है वो भी गुजरात्रा में शामिल था और यह गुजरों का प्रदेश होने के कारण ही गुजरात कहलाया। गुजरात को गुजरात क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गुजरों का मतलब निवास क्षेत्र होने के कारण इसको गुजरात कहा गया और गुर्जरात्रा प्रदेश के अंदर गुजरात भी आता था। गुर्जरात्रा के अंदर गुजरात भी आता था। आगे है नेक्स्ट, वो कौन से और प्रमाण देख सकते हैं हम जिसमें गुर्जर शब्द जो है वो देश विशेष से लिया गया है? तो उसमें है स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों के वर्णन में गुर्जर जो शब्द काम में लिया गया है वो देश विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि राज्य विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर ओझा गुर्जरेश्वर व गुर्जर शब्दों का अर्थ देश विशेष से ही लेते हैं और ह्वेंसांग जो चीनी यात्री आया था वह भी इसका प्रयोग देश विशेष या राज्य विशेष के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
भंडारकर, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर इसको जाति विशेष, गुर्जर शब्द को जाति विशेष के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ स्रोत ऐसे हैं जो उसको जाति, क्षेत्र और राजा, गुर्जर राज्य और राजा और जाति तीनों मानते हैं मिक्स में, और कुछ शुद्ध रूप से जो है उस गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का मानते हैं। वो आपको ध्यान में रखने हैं ये अभिलेख, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत प्रचलित है, तो इस संबंध में इतिहासकार दो भागों में विभाजित है। पहले में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा आता है देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशियों से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है या विदेशी जातियों के ये वंशज है, इस संदर्भ में मिस्टर जैक्सन, कैनेडी, भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजी, हर्नले, वी.ए. स्मिथ और ब्यूलर और ए. कनिंघम आते हैं। इनके जो मत आते हैं, मिस्टर जैक्सन जिन्होंने बॉम्बे गजेटियर में ये लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो विदेशी है और ये गुजरात में आकर के बस गए हैं। मिस्टर जैक्सन जिन्होंने बॉम्बे गजेटियर में क्या लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी जाति के लोग हैं और ये गुजरात में आकर के बस गए। कैनेडी इनको ईरान का वंशज, ईरान से आया हुआ मानते हैं, ईरानी मूल का मानते हैं कैनेडी, और कहते हैं कि ईरानी मूल के जो लोग हैं उनकी कुछ परंपराएं और गुर्जर प्रतिहारों की कुछ परंपराएं मिलती हैं, जैसे कि सूर्योपासना। इनकी समानता होने की वजह से जो है वो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति संभवतः ईरानी मूल के लोगों से हुई है, ठीक है, ऐसा कैनेडी मानते हैं। उसी प्रकार भंडारकर का मानना है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो गुर्जर जाति के वंशज है, और ये जो गुर्जर जाति है ना, ये गुर्जर जाति क्या है, विदेशी है, ठीक है ना। गुर्जर जाति क्या है, विदेशी है, और इस गुर्जर नामक विदेशी जाति के ही ये वंशज है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ये ऐसा डॉक्टर भंडारकर का मानना है। इसी प्रकार भगवान लाल इंद्र जी क्या कहते हैं, उनका कहना है कि कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में पश्चिमोत्तर भाग से होकर विदेश से आए हुए ये लोग हैं। कुषाण शासक कनिष्क के समय में, कनिष्क का जो शासन चल रहा था, तो पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमी उत्तर भाग से ये विदेश से आए और फिर गुजरात में बस गए, और चूंकि गुजरात में बस गए इसीलिए इनको गुर्जर कहा गया, ऐसा भगवान लाल इंद्र जी कहते हैं। उसी प्रकार हर्नले, वी.ए. स्मिथ और ब्यूलर कहते हैं कि ये हूणों की संतान है जो भीनमाल में आकर के बस गए। उसी प्रकार ए. कनिंघम इनको यूची जाति या कुषाण जाति का वंशज मानते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि वो कौन कौन से विद्वान हैं वो इनको विदेशी मानते हैं। उसमें मिस्टर जैक्सन, कैनेडी, भंडारकर, भगवान लाल इंद्र जी, हर्नले, वी.ए. स्मिथ, ब्यूलर और ए. कनिंघम। अब वो विद्वान जो कि इनको स्थानीय जातियों के वंशज मानते हैं या स्थानीय क्षत्रियों के वंशज मानते हैं, उसमें है डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा उनको देशी क्षत्रियों की संतान मानते हैं और उनको कहते हैं कि ये सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान है, सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान है गुर्जर प्रतिहार, ऐसा कौन मानते हैं, डॉक्टर ओझा। फिर बैजनाथ पुरी, जिनको वी.एन. पुरी भी कहते हैं, ये भी इनको देशी जातियों के वंशज, देशी क्षत्रियों के वंशज मानते हैं। उसी प्रकार वेनसांग जो एक चीनी यात्री था, उसने भी अपनी पुस्तक सियुकी में गुर्जर नरेशों को भारतीय क्षत्रियों से उत्पन्न माना है। ये भारतीय क्षत्रियों से उत्पन्न माना है कि गुर्जर प्रतिहार राजा भारतीय क्षत्रियों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार चंद्रबरदाई जो अपने अग्निकुंड से जो है वाले मत के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति जो है वो देशी जो है मतलब देशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। इसके अलावा राजशेखर जो
राजशेखर जो कि महेंद्रपाल और महिपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल, ये दोनों गुर्जर प्रतिहार शासक है, महेंद्रपाल और महिपाल, महेंद्रपाल और महिपाल फर्स्ट, इन दोनों गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल तो इसके शिष्य भी थे राजशेखर के। उन्होंने, राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्वशाल भंजिका नामक ग्रंथ के अंदर अलग, दोनों ही महेंद्रपाल और महिपाल, इनको अलग अलग नामों से पुकारा है। इनको महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, सूर्यवंशी क्षत्रिय, महिपाल फर्स्ट को रघुवंश मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि नाम से पुकारा है। इसका मतलब यह हुआ कि इनको जो है भगवान राम के कुल से संबंधित माना है। अर्थात राजशेखर अपनी पुस्तक विद्वशाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहारों की देशी उत्पत्ति के मत के समर्थक है। तो इस प्रकार ये थे राजपूत गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के विविध मत, जिसमें विदेशी मतों के अंदर मिस्टर जैक्सन, कैनेडी, भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजी, हर्नले, वी.ए. स्मिथ और ब्यूलर और भंडारकर और कनिगम। ठीक है। इसके अलावा देशी मतों के अंदर डॉक्टर ओझा, वैजनाथ पुरी, वी.एन. पुरी, वेंसांग, चंद्रबरदाई और राजेश शेखर। आगे हम देखते हैं गुर्जर जाति का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। गुर्जर जाति का प्राचीनतम उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो थे, उनके ऐहोल अभिलेख के अंदर गुर्जर जाति का सबसे पहला अभिलेखित प्रमाण कहाँ मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन हर्षनाथ की प्रशस्ति। हर्षनाथ की इस प्रशस्ति में ये बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे? चौहान वंश के जो राजा थे पहले, वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षनाथ की प्रशस्ति से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस स्रोत से ये जानकारी मिलती है कि चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, चौहान। ये जानकारी हमें हर्षनाथ की प्रशस्ति से मिलती है। चौहान शासक गोविंदराज, या गोवक प्रथम, यह नागभट्ट सेकेंड का सामंत था। गोविंदराज गोवक किसका सामंत था? गोवक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, चौहान शासक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मिहिर भोज के काल की है, प्रतिहार कालीन शासक मिहिर भोज के समय की है। और इसमें नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय बताया गया है। मुहणोत नैणसी के अनुसार जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। उसमें से 26 शाखाओं का वर्णन किया है, उसमें से 4 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। उसमें से पहली है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, जो कि गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र था। दूसरा आता है जालोर के गुर्जर प्रतिहार, और जालोर के गुर्जर प्रतिहारों ने ही बाद में उज्जैन में और कन्नौज के अंदर जो है आधिपत्य जमाया। तीसरे आते हैं नांदीपुर या भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार। भड़ौच को भरूच भी कहा जाता था, तो नांदीपुर भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार। और चौथे आते हैं राजोगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। तो इन चारों शाखाओं का हम
आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। कुछ बिंदु और रह गए हैं, वो देख लेते हैं। मूल निवास स्थान कहाँ था? मूल निवास गुर्जर प्रतिहारों का देखा जाए तो गुर्जरात्रा प्रदेश था, या प्राचीन गुर्जरात्रा प्रदेश, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मारवाड़ या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, वो इनका प्रारंभिक क्षेत्र था, उत्पत्ति का केंद्र था। और ये जानकारी हमें जोधपुर और घटियाला के शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम गुर्जर प्रतिहारों के राज्य विस्तार की बात करें तो आपको जो ये डार्क दिखाई दे रहा है, ये पूरा इलाका जो है गुर्जर प्रतिहारों के लगभग अधीन था, जिसमें पूरा राजपूताना लगभग मान लीजिए, फिर गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और सतलज से लगा करके बिहार तक का पूरा राज्य जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन आता था। गुर्जर प्रतिहारों ने क्रमशः सबसे पहले मंडोर, और मंडोर के अधीन फिर माडा, वल्ल जिसको जैसलमेर कहा जाता था, त्रावणी, ठीक है ना, मेड़ता इत्यादि क्षेत्र जो है सबसे पहले जीते। उसके बाद में गुर्जरात्रा प्रदेश या गुर्जरत्रा प्रदेश, जिसमें गुजरात, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी व मध्य राजस्थान, ये सभी इसमें आ जाते हैं, वो जीते। फिर लाट प्रदेश, जिसमें नर्मदा और ताप्ती के दोआब में, मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया, जिसको लाट प्रदेश कहते हैं। और वहाँ से फिर संपूर्ण भारत के अंदर जो है संपूर्ण आर्यावर्त के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का शासन फैला। तो कई अगर बार आपको क्रमशः पूछा जाए तो त्रावणी, वल्ल, मांडा ये इनके प्रारंभिक केंद्र, ठीक है ना, ये इनका राज्य विस्तार का प्रारंभिक क्षेत्र। उसके बाद में गुर्जरात्रा संपूर्ण गुजरात और मध्य राजस्थान तक पहुँच गए। फिर लाट प्रदेश दक्षिण के अंदर नर्मदा और ताप्ती के दोआब के बीच वहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद में संपूर्ण आर्यावर्त के अंदर इनका राज्य फैल गया। तो अभी हमने गुर्जर प्रतिहारों के प्रारंभिक परिचय के बारे में देखा और गुर्जर प्रतिहारों की विविध शाखाओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, और इन अलग अलग जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके बारे में, और जो अलग अलग जो ऐतिहासिक स्रोत है, अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की जो 4 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, मंडोर, जालोर, जिसमें उज्जैन और कन्नौज भी आ जाते हैं, बड़ौच और राजौगढ़ के गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस प्रकार सारा अपन पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।